हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कुल 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो दोस्तों आपके हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। मैंने दोस्तों उस चैप्टर से कुल 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रोवाइड किया है इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए दोस्तों जो भी बच्चे मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्जाम फरवरी में आके 2023 में देने वाले हैं वो लोग दोस्तों आप लोग मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट एंड तक देख लेते हैं तो दोस्तों इसमें बताए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे जो क्वेश्चन दोस्तों वो आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगी। इसलिए आप लोग मेरी इस वीडियो को बिना देखे दोस्तों मिस नहीं कीजिएगा। तो आइए मैं लेकर चलता हूं दोस्तों आप लोग को सेट 2 के पहले प्रश्न पर। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सेट 2 का पहला जो दोस्तों सेट 1 है उसका भी दोस्तों मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर रख दिया है आपके सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट का। और मैंने दोस्तों उसमें पहले वाला जो चैप्टर है, पहला वाला जो सेट है उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड कुल जितने सारे दोस्तों आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को दोस्तों देख लीजिएगा और साथ ही उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको उसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने कहा जा रहा है। तो ध्यान से आप लोग दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और पढ़ के सबसे पहले इसे समझ लीजिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद ही दोस्तों आप लोग अच्छे से सोच और विचार कर आप लोग इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके सामने जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से जो कि आपसे कहा जा रहा है, समाजवाद उत्पादन मुख्यतः निम्न में से किस पर जोर देता है। यानी आपसे दोस्तों कहा जा रहा है कि समाजवाद का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से निम्न में किस पर जोर देता है, किस पर बल देता है। तो दोस्तों आप लोग सोच समझकर आराम से ये बताइएगा कि पहला का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। हड़बड़ा कर नहीं दोस्तों कि हड़बड़ा कर गलती से जो भी बताकर निकल गए। मानकर चलिए दोस्तों कि आपका यहीं पर ही एग्जाम हो रहा है। मान के चलते हैं कि आप लोग दोस्तों मैट्रिक बिहार बोर्ड के दोस्तों आप हॉल में बैठे हुए हैं और आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो इसलिए सोच समझकर अच्छे से आप लोग बताइएगा कि आपका पहला का जो राइट ऑप्शन होगा कौन होगा। और साथ ही दोस्तों आप लोग गिनिएगा भी कि आपने 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुल कितने क्वेश्चन आप लोगों ने बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि समाजवाद उत्पादन के मुख्य रूप से जो दोस्तों जोर होता है वो होता है दोस्तों सामूहिक स्वामित्व और धन के समान वितरण पर। यानी दोस्तों किसी भी अगर क्षेत्र का अगर सरकार होगा तो वो जो सरकार होगा वो अपने क्षेत्र के लोगों को समान रूप से दोस्तों अधिकार वो देगा। यानी दोस्तों चाहे वो अधिकार आपका धन का हो, चाहे वो अधिकार दोस्तों आपका पैसा का हो, चाहे वो अधिकार दोस्तों आपके शिक्षा का हो, हर एक क्षेत्र में सबको वो समान रूप से क्या करेगा, वो अधिकार देगा। समान रूप से क्या कर देगा दोस्तों, वो आपको समानता का अधिकार का आपको दोस्तों वो बोध कराएगा। ठीक है, तो समाजवाद का मतलब यही हुआ कि जो सामूहिक स्वामित्व है, मतलब इसमें जो स्वामित्व है वो किसी निजी व्यक्ति के लिए ना होकर, किसी निजी स्वार्थ के लिए ना होकर, वो सामूहिक के लिए हो, यानी वो सबके लिए हो। तो दोस्तों सामूहिक स्वामित्व के साथ साथ यहाँ पर जो सी नंबर में आप देख रहे हैं धन के समान वितरण, यानी धन के समान वितरण करने का मतलब कि जो धन है जो हमारे क्षेत्र की या हमारे समाज की जो संपत्ति है वो दोस्तों जो संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर, किसी प्रॉपर किसी भी एक व्यक्ति के लिए ना होकर समाज के सभी क्षेत्रों के लिए क्या हो, समान रूप से वितरित हो। तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सामूहिक स्वामित्व और धन के समान वितरण पर क्या करता है, आपके समाजवाद का उत्पादन मुख्य रूप से जोर देता है। इसलिए दोस्तों आपका 1 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 2 नंबर पर। देखिए 2 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। यानी आपको बताना है कि जो समाजवादी भावना का जो उदय है, यानी जब हमारे क्षेत्रों में हमारे लोगों के बीच समाजवाद की भावना नहीं थी, समाजवाद की भावना जो थी वो दब चुकी थी, तो उसके उदय के होने में किस क्रांति का योगदान है। तो दोस्तों यही आपको इसमें बताना है। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग सोच समझ कर बताना कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी औद्योगिक क्रांति। यानी जब दोस्तों आपके बड़े बड़े उद्योग आपके खुल चुके थे, बड़े बड़े उद्योगों का उत्पादन हो चुका था, निर्माण हो चुका था, और उन उद्योगों को चलाने के लिए हमारे जितने भी पूंजीवाद वाले, पूंजीपति वर्ग वाले जो भी लोग थे उन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े बड़े मशीनों का दोस्तों उन्होंने अपने उद्योगों में दोस्तों उसके लिए कार्यकृत करके
लगा दिया था। यानी कि जहां जो काम मजदूर लोग करते थे वही काम मशीन करने लगा। तो जब दोस्तों मजदूर लोग के स्थान पर अगर कोई काम मशीन करने लगे तो वहां से क्या होता है कि जो मजदूरों की जो आय होती है, जो उनकी रोजी रोटी होती है, वो छीन जाती है। और छीनने के फलस्वरूप जो अपने परिवार का जो पालन है, अपने परिवार का जो जीवन निर्वाह है, वो दोस्तों बिना आय को कैसे निर्वाह कर पाएंगे, आप ही लोग बताइएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति आने के फलस्वरूप समाजवादी भावना में उदय हुआ। यानी कि वो लोग तो अपना अधिकार चाहते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय जो दोस्तों पूंजीवाद थे, जब पूंजीवाद का जब समय आया था तो पूंजीपति वर्गों द्वारा श्रमिकों को बहुत ही दोस्तों दबा कर रखा जाता था। और साथ ही जितना वो मेहनत करते थे, जितना वो काम करते थे, उतने काम के आधार पर उनको दोस्तों आय प्राप्त नहीं की जाती थी। और साथ ही दोस्तों उनके ऊपर बहुत ही जुल्म और बहुत ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसलिए औद्योगिक क्रांति के कारण ही उन्होंने समाजवादी भावना का उदय किया। इसलिए दो का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझते जा रहे होंगे। देखिए तीसरा नंबर में आप लोग से यहाँ पर कहा जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में किया गया था। यानी दोस्तों अगर आप लोग दो चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें दोस्तों आप लोगों ने सीखा होगा कि आपके समाज का जो विभाजन है वो मुख्यतः दो रूपों में किया गया था। पहला आपकी आर्थिक दृष्टि से और दूसरा आपके ऐतिहासिक दृष्टि से। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आर्थिक दृष्टि से जो समाज का विभाजन है वो कितने वर्गों में किया गया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आर्थिक दृष्टि से समाज का जो विभाजन है वो मुख्यतः दो रूपों में किया गया था। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तीसरा का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को ही हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप लोग बताना कि ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन कितने वर्गों में किया गया था। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आप लोग से पूछा कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में किया गया था, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को यहाँ पर भी बताना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में किया गया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जिस प्रकार से आर्थिक दृष्टि के प्रकार थे दो, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपके ऐतिहासिक दृष्टि से भी आपके आधुनिक समाजवाद का जो विभाजन है उनके भी जो प्रकार है वो भी दोस्तों दो ही है। तो इसलिए चौथा का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी जो पहला है वो है मार्क्स के पूर्व का समाजवाद और जो आपका दूसरा है वो है मार्क्स के बाद का समाजवाद। इसीलिए हम लोग चौथा का राइट ऑप्शन ए को ही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 5 नंबर देखिए दोस्तों, 5 नंबर आप लोग से कहा जा रहा है मार्क्स से पूर्व समाजवाद को मार्क्सवादी विचारों ने किस समाजवाद का नाम दिया था। यानी दोस्तों मैंने आप लोग को बताया ना कि ऐतिहासिक दृष्टि से समाजवाद का जो विभाजन है वो मुख्यतः दो रूपों में किया गया था। और मैंने आप लोग को बताया था कि किन दो रूपों में, तो पहला मार्क्स के पहले का समाजवाद यानी उनके पहले का पूर्व का समाजवाद, और जो दूसरा है वो है मार्क्स के बाद का समाजवाद। तो जो मार्क्स के पहले का जो समाजवाद है उस समाजवाद को हम लोग किस समाजवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों जो मार्क्स के पहले का जो समाजवाद है उस समाजवाद को हम लोग यूटोपियन समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में यूटोपियन समाजवाद। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यूटोपियन समाजवाद को ही हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी को। 6 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मार्क्स के पश्चात समाजवाद को मार्क्सवादी विचारकों ने किस समाजवाद का नाम दिया। यानी कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी जाना कि मार्क्स के पूर्व का जो समाजवाद था वो था यूटोपियन समाजवाद, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कि मार्क्स के पश्चात का जो समाजवाद है उस समाजवाद को हम लोग किस समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मार्क्स के बाद का जो समाजवाद है उस समाजवाद को हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसलिए 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखना दोस्तों, तो कौन सा समाजवाद, तो वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। 7 नंबर में देखिएगा, 7 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है प्रथम यूटोपियन समाजवादी निम्न में से कौन थे। आपको बताना है कि जो प्रथम यूटोपियन जो समाजवादी थे वो निम्न में से कौन थे, जो पहला थे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया जा रहा है, आप लोग सही ऑप्शन देखकर बताइएगा कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों प्रथम यूटोपियन समाजवादी अगर कोई था तो वो था दोस्तों सेंट साइमन। इसलिए आपका 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट साइमन। तो याद रखिए कौन थे, तो सेंट साइमन। तो सेंट साइमन को ही हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। देखिए 8वें नंबर प्रश्न में आप लोग से कहा जा रहा है प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार निम्न में से किनका कथन है। आपको दोस्तों बताना है, यानी ये किसी ना किसी ने ये दोस्तों ये कथन कहा है और आपको बताना है कि जिस व्यक्ति ने भी ये कथन कहा
है उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार अर्थात प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार अगर ये किसी का कथन है तो वह है दोस्तों आपके सेंट साइमन का, जो कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे। इसीलिए 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग से छूट ना पाए, अच्छी तरीके से सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है इन सबको दोस्तों आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है, देखिएगा 9 नंबर में, निम्न में से कौन यूटोपियन विचारक आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। यानी दोस्तों वो आधुनिक औद्योगिकवाद को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा यूटोपियन विचारक है जिन्होंने आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोध किया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो चार्ल्स फॉरियर थे उन्होंने ही दोस्तों आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोध किया था। इसीलिए 9 का हम लोग जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 10 नंबर में दोस्तों देखिएगा आप लोग से कहा जा रहा है अधिकतर यूटोपियन विचारक कहाँ के निवासी थे। यानी जितने भी दोस्तों आपके यूटोपियन जो विचारक थे वो कहाँ के रहने वाले थे, किस देश के रहने वाले थे, आपको दोस्तों उस देश का नाम बताना है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि आपके जितने भी यूटोपियन विचारक थे उसमें से अधिकांश यूटोपियन विचारक आपके दोस्तों फ्रांस के रहने वाले थे। यानी कि दोस्तों जो यूटोपियन विचारक थे वो अधिकांशतः फ्रांसीसी थे। इसीलिए 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 11 नंबर पर। देखिएगा 11 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। यानी दोस्तों जिन्होंने भी ये कथन कहा है उनका दोस्तों आपको नाम बताना है कि कौन से ऐसे यूटोपियन विचारक थे जिन्होंने इस कथन को बोला था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस यूटोपियन विचारक ने इस कथन को बोला था उस यूटोपियन विचारक का जो नाम है वो है दोस्तों लुई ब्लॉम। यानी कि जो लुई ब्लॉम है उसी को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। तो 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 12 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है निम्न में से ब्रिटिश उद्योगपति कौन थे। आपको दोस्तों बताना है कि ब्रिटिश के जो उद्योगपति थे वो कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग बताइएगा कि ब्रिटिश उद्योगपति इनमें चारों में से कौन से आपके होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो 12 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी जो रॉबर्ट ओवन थे वो ब्रिटिश उद्योगपति थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आपके फॉरियर थे, सेंट साइमन थे, लुई ब्लॉ थे, ये सभी फ्रांस के रहने वाले थे यानी फ्रांसीसी थे। जबकि जो रॉबर्ट ओवन थे वो दोस्तों एक प्रकार के ब्रिटिश उद्योगपति यानी ब्रिटिश के रहने वाले थे। इसीलिए 12 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 13 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। निम्न में से किनका कथन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो कथन है वो किन्होंने कहा था। यानी जो संतुष्ट श्रमिक है, जो संतुष्ट मजदूर है वही वास्तविक मजदूर है। तो ये दोस्तों जो कथन है वो निम्न में से किनका कथन है तो आप लोगों को दोस्तों बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो ब्रिटिश उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन उन्होंने ही दोस्तों ये कथन कहा था। क्योंकि जब उन्होंने एक कंपनी जब बैठाई थी तो उस कंपनी में दोस्तों उन्होंने मजदूरों को अपने कंपनी में काम करने का दोस्तों अवसर प्रदान किया था और साथ ही दोस्तों उन्होंने उनकी मजदूरी भी मतलब बढ़ा दी थी। और मजदूरी बढ़ाने के पश्चात जो रॉबर्ट ओवन थे उन्होंने ये सोचा था कि हमारे कंपनी को काफी नुकसान होगा। जबकि दोस्तों नुकसान होने के बजाय उनके कंपनी के उनके फैक्ट्री को दोस्तों काफी मुनाफा हुआ था। और इसी के आधार पर जो रॉबर्ट ओवन थे उन्होंने ये सोचा था अपने मन में या दोस्तों उनसे ये निष्कर्ष उन्होंने निकाले होंगे कि जो संतुष्ट श्रमिक होता है वही वास्तविक श्रमिक होता है। इसीलिए 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 14 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। यानी आपको ये नहीं बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो हुआ था दोस्तों 5 मई सन 1818 ईस्वी में। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वही आपका 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दिया जा रहा है कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था। यानी आपको बताना है उनके पिता का नाम, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कार्ल मार्क्स के पिता का जो नाम था वो था दोस्तों हेनरिक मार्क्स, ठीक है। और जो जेनी मार्क्स है वो है दोस्तों उनकी पत्नी का नाम, ठीक है। याद रखिए ये सबको। तो जो हेनरिक मार्क्स थे वो कौन थे तो वो कार्ल मार्क्स के पिताजी थे। इसीलिए 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है मार्क्स की मुलाकात पेरिस में किससे होती है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जब मार्क्स पेरिस में गए
हुए थे तो वहाँ उनकी जो मुलाकात है वो होती है दोस्तों फ्रेडरिक एंगल से। किससे होती है? तो फ्रेडरिक एंगल से होती है, ठीक है। जिससे दोस्तों इनकी जो मित्रता है वो जीवन भर बनी रहती है, मतलब जीवन भर, मतलब जीवन के अंत तक मार्क्स की जो दोस्ती है, मार्क्स की जो मित्रता है वो फ्रेडरिक एंगल्स के साथ बनी रहती है, ठीक है। और उनकी जो भेंट है वो होती है पेरिस देश में। तो इसीलिए आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये देश तो नहीं है लेकिन देश की राजधानी है। किसका? तो फ्रांस की। तो याद रखिएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। आपको बताना है दोस्तों कि साम्यवादी घोषणा पत्र का जो दोस्तों प्रकाशन हुआ था वो कितने ईस्वी में किया गया था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया गया था। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 18 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब हुई थी, यानी जो दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी वो कब की गई थी। आपको दोस्तों उसका ईस्वी बताना है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की जो रचना थी वो हुई थी दोस्तों सन 1867 ईस्वी में, यानी कि जो 18 का राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 19 नंबर में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। आपको दोस्तों उसका नाम बताना है, ठीक है। आधुनिक समाजवाद को ही हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कोष्ट में आप लोग को समझाने के लिए वैज्ञानिक समाजवाद यहाँ पर डाल दिया, यानी वैज्ञानिक डाल दिया है। तो वैज्ञानिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद को ही हम लोग बोलते हैं आधुनिक समाजवाद। तो इनके जो जनक है वो कौन है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आधुनिक समाजवाद के जो जनक है, वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक है वो है कार्ल मार्क्स। इसीलिए 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को ही हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर में देखिए दोस्तों, 20 नंबर आप लोग से कहा जा रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको उसके जन्म स्थली का नाम बताना है, जन्म स्थली का आपको दोस्तों उसका स्थान बताना है कि जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो हुआ था दोस्तों जर्मनी में, यानी 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 21 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। दोस्तों आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग सोच समझ कर अच्छे से बताइएगा कि जो समाजवादी जो दर्शन है वो किस पर ज़्यादातर बल देता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं बिना देर किए कि जो समाजवादी दर्शन है वो विशेष तौर पर आर्थिक समानता पर बल देता है, यानी आर्थिक समानता ही क्या है? सामाजिक दर्शन का उपदेश है। इसीलिए 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस पर? तो आर्थिक समानता पर, ठीक है। 22 नंबर पर देखिए दोस्तों, 22 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि जो समाजवादियों की जो बाइबल है वो किसे कहा जाता है। तो मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि समाजवादियों का जो बाइबल है वो कहा जाता है दास कैपिटल नामक ग्रंथ को, ठीक है। तो जो दोस्तों दास कैपिटल नामक ग्रंथ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं समाजवादियों की बाइबल, जो कि दोस्तों कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने एक साथ मिलकर क्या किया था? इसको दोस्तों प्रकाशित किया था। इसीलिए 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? तो दास कैपिटल, आप लोग याद रखिएगा। 23 नंबर में दोस्तों चलते हैं। देखिए 23 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया, यानी आपको बताना है कि जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसके साथ दोस्तों उन्होंने प्रकाशित किया था। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो दोस्तों कार्ल मार्क्स थे उन्होंने जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया था साम्यवादी घोषणा पत्र, तो वो दोस्तों उन्होंने जिसके साथ मिलकर किया था उनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि उनके मित्र थे और जिनकी मुलाकात है वो होती है पेरिस में। और साथ ही इनकी जो दोस्ती जो मित्रता होती है वो जीवन पर्यंत तक बनी रहती है, ठीक है। तो 23 के जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा आप लोग कौन? तो फ्रेडरिक एंगल्स। तो 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 24 नंबर में देखिए दोस्तों, 24 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। आपको दोस्तों बताना है कि जो फ्रांसीसी समाजवाद है, यानी जो फ्रांस में समाजवाद का जब दोस्तों उत्पत्ति हुई तो उसके जन्मदाता कौन है। तो आपको दोस्तों उनका नाम बताना है। तो 24 का जो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेंट साइमन जी ने ही क्या किया था कि फ्रांस में समाजवाद के विकास का उदय किया था। इसीलिए हम लोग सेंट साइमन को ही फ्रांसीसी समाजवाद के जन्मदाता के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर पर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया, यानी आपका दोस्तों जो समाजवाद शब्द का जो प्रयोग है वो किस वर्ष किया गया था, आपको उस वर्ष का नाम बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि सन 1827
ईस्वी में समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। इसीलिए 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 26 नंबर में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार पांचवा ऐतिहासिक चरण कौन सी है। तो आपको दोस्तों आपको बताना है कि जो पांचवा ऐतिहासिक चरण है वो कौन सी है। हालांकि 6 चरण जो थे उन्होंने बताया था, कौन, तो कार्ल मार्क्स ने। तो आपको बताना है कि जो पांचवा ऐतिहासिक चरण है वो कौन है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पांचवा ऐतिहासिक चरण है वो है दोस्तों समाजवादी युग, यानी 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन, तो समाजवादी युग। चलते हैं 27 नंबर पर। देखिए 27 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी जो प्रथम इंटरनेशनल संघ की जब स्थापना हुई थी वो कब की गई थी, आपको दोस्तों नाम बताना है उस ईस्वी का। तो मैं बता दूं दोस्तों कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना है वो की गई थी सन 1864 ईस्वी में। इसीलिए 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं 28 नंबर पर। देखिए दोस्तों 28 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, निम्न में से किसका नारा है, किसका कथन है, आपको दोस्तों बताना है। तो अच्छे से सोच समझकर विचार कर आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए और आप लोग बताइएगा कि कौन से आपके समाजवादी, आपके जो विचारक है जिन्होंने इस कथन को बोला था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं बिना देर किए कि 28 का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने ही दोस्तों इस कथन को नारा के रूप में व्यक्त किया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 29 नंबर पर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग बताना कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना है वो कितनी ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना है वो की गई थी 14 जुलाई सन 1889 ईस्वी में। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 29 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसी को दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग से कहा जा रहा है, ये तो सबको पता होगा भाई मोरे, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि कितनी बार आपके बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 मई को ही हम लोग क्या करते हैं, मजदूर दिवस को मनाते हैं। ठीक है। 31 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, यानी जो रूस के सम्राट होते हैं, रूस के जो राजा होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रूस के सम्राट को हम लोग जार के नाम से जानते हैं। किससे, तो जार। तो इसलिए 31 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 32 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है रूस का पहला साम्यवादी कौन था, यानी आपको बताना है कि रूस का पहला साम्यवादी कौन थे। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग बताइए कि रूस का जो पहला साम्यवादी है वो कौन थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रूस का जो पहला साम्यवादी था वो थे दोस्तों आपके प्लेखानोव। कौन थे, तो प्लेखानोव थे। तो इसीलिए 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव। ठीक है। 33 नंबर पर चलते हैं। 33 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग ऑप्शन को देकर बताइएगा कि बोल्शेविक की जो क्रांति है वो कब की गई थी। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि जो बोल्शेविक की जो क्रांति है वो कब की गई थी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका नवंबर 1917 ईस्वी। यानी कि दोस्तों हम लोग बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी बोलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों आधुनिक कैलेंडर की, तो आधुनिक कैलेंडर के अनुसार आपका जो बोल्शेविक क्रांति है वो सही मायने में नवंबर में ही संपादित की गई थी। इसीलिए दोस्तों आपके 33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नवंबर 1917 ईस्वी। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। 1917 से पूर्व रूस में किस राजवंश का शासन था। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1917 से पहले आपके रूस में किसी भी राजवंश का शासन था उस राजवंश का क्या नाम था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 1917 से पहले जो आपके राजवंश का जो शासन था वो था रोमनोव राजवंश का। इसीलिए 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन, तो रोमनोव राजवंश। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। 35 नंबर में दोस्तों कहा जा रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था। आपको दोस्तों बताना है उनका नाम। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि लाल सेना का गठन करने वाले थे ट्रॉट्स्की। इसीलिए दोस्तों 35 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन, तो ट्रॉट्स्की थे। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। 36 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही VVI है और बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप
आप लोग से छूटने नहीं चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग ऑप्शन को देखकर बताइएगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है वो कब किया गया था। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है वो किया गया था सन 1861 ईस्वी में। इसीलिए 36 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 37 नंबर पर दोस्तों चलते हैं। 37 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। मैं आप लोग को बता दूं कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग है वो हुआ था दोस्तों रूस में। इसीलिए 37 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? तो रूस में। 38 नंबर पर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। तो दोस्तों 38 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। 39 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। यानी कि आपको बताना है कि काम का जो अधिकार है उसको समान रूप से अधिकार सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ था। आपको दोस्तों इसको सही तरीके से बताना है कि इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो 39 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ, यानी कि रूस में। इसीलिए 39 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 40 नंबर पर। देखिए दोस्तों 40 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। यानी जब दोस्तों नवंबर 1917 की क्रांति हो चुकी थी रूस वाली, उसके बाद जो सरकार स्थापित किया गया था उसका प्रधान कौन थे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि उसका जो प्रधान थे वो थे दोस्तों लेनिन। इसीलिए 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 41 नंबर पर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर देखिएगा बार एंड पीस किसकी रचना है। ये भी कितनी बार आपको दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि बार एंड पीस की रचना करने वाले कौन थे। तो वो थे दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय। इसी 41 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसे हम लोग क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। 42 नंबर पर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो रूस की संसद है उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो दोस्तों रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा के नाम से जानते हैं। किससे? तो ड्यूमा। तो 42 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 43 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। आपको उनका नाम बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की जो व्याख्या की थी वो किया था दोस्तों कार्ल मार्क्स जी ने। इसीलिए 43 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। 44 नंबर में देखिएगा दोस्तों, इसमें आप लोग से कहा जा रहा है 44 नंबर में 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। यानी जब 1917 की रूसी क्रांति हो रही थी तो उस समय किस जार, यानी रूस में जो जार होते हैं उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो सम्राट। और जो सम्राट है उनको हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो जार के रूप में। तो आपको बताना है कि उस समय किस जार का शासन था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि उस समय शासन था जार निकोलस द्वितीय का। इसीलिए आपके 44 के जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। 45 नंबर पर दोस्तों आप लोग से यहाँ पर कहा जा रहा है भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए हैं। आपको दोस्तों उनका नाम बताना है। तो भाई मोरे भूमि, शांति और रोटी ये तीनों नारे लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि लेनिन थे। इसीलिए 45 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को ही आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 46 नंबर पर देखिए दोस्तों आप लोग से क्या कहा जा रहा है। इसमें आप लोग से कहा जा रहा है निम्न में से यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। आपको दोस्तों उनका नाम बताना है। तो इसमें कुल जितने सारे दोस्तों आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं इस और सारे ऑप्शन में आप लोग बताइएगा कि कौन से ऐसे आपके दोस्तों विचारक थे, समाजवादी विचारक, जो कि बिल्कुल भी यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 46 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो कार्ल मार्क्स थे वो बिल्कुल भी यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 47 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब की गई। दोस्तों आपको बताना है कि जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 47 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सन 1898 ईस्वी में दोस्तों इस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को ही क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। 48 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है निम्न में से बोल्शेविक का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि बोल्शेविक का जो अर्थ है वो क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने बोल्शेविक क्रांति पढ़ा होगा, बोल्शेविक क्रांति के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, ये भी जाना होगा कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है, बोल्शेविक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो बोल्शेविक का मतलब होता है वो होता है बहुमत वाला दल। यानी कि 48 का जो राइट ऑप्शन होगा
होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी इस दल में आपके दोस्तों किसान, कृषक, मजदूर और भी दोस्तों बहुत सारे जो भी मतलब कि आपके क्रांतिकारी रूप लेकर दोस्तों थे, जिनके ऊपर बहुत सारा दोस्तों उनके ऊपर जुल्म ढाले जा रहे थे, वे सब के सब इसी दल में सम्मिलित थे। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसे बोल्शेविक के नाम से इस बहुमत वाले दल को हम लोग निरूपित करते हैं। 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर पर चलते हैं। देखिएगा 49 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है बोल्शेविक निम्न में से किसके पक्षधर थे। आपको बताना है कि ये पक्षधर जो थे ये किसके पक्ष में थे बोल्शेविक। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो बोल्शेविक थे वो मुख्य रूप से दोस्तों सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी को ही सेलेक्ट कर लेंगे। किस क्रांति के? तो सर्वहारा क्रांति के। 50 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये याद रखना होगा कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। कितना दिन? तो 13 दिन। इसीलिए दोस्तों 13 दिन पीछे होने के कारण जो आपकी अक्टूबर की जो क्रांति है वो नवंबर की क्रांति के रूप में आपकी जानी जाती है। इसीलिए 50 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 दिन। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग किस पे दोस्तों? तो अब हम लोग चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न में आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर रूस पर रोमनोव वंश का जारशाही का अंत कब हुआ। यानी जब रूस पर रोमनोव वंश का जब शासन था तो उस शासन का जो दोस्तों अंत है वो कब किया गया, आपको दोस्तों वो समय बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि किस ईस्वी में रूस पर से रोमनोव वंश का जो शासन है वो समाप्त हो चुका था। मैं आप लोग को बता दूं कि 51 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 मार्च 1917 ईस्वी में। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 52 नंबर पर। इसमें दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है चेका क्या था। क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है चेका क्या था? तो दोस्तों जो चेका था वो एक प्रकार का गुप्त पुलिस वाला एक संगठन था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 52 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलिस दस्ता। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परीक्षा में गुप्त पुलिस संगठन भी अगर दे दे तो आप लोग दोस्तों उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी इसका जो संबंध वो पुलिस से है। ठीक है, आप लोग हमेशा समझ के रखिएगा। 53 नंबर पर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, यानी जो नई आर्थिक नीति है वो किसने लागू किया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि नई आर्थिक नीति लागू करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं कौन थे? तो लेनिन थे। इसलिए 53 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। 54 नंबर पर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। आपको दोस्तों उनका नाम बताना है कि जो अप्रैल थीसिस है वो कौन थे इसको तैयार करने वाले। तो दोस्तों 54 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस को तैयार किया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 55 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है निम्न में से अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो अक्टूबर की क्रांति है उसी को दोस्तों हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसीलिए आपका 55 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग अक्टूबर की क्रांति से भी क्या करते हैं संबोधित करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुआ था। आपको दोस्तों बताना है उन दो देशों का नाम जिनके बीच ये संधि की गई थी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जिन दो देशों के बीच ये संधि की गई थी उस दो देशों का नाम है रूस और जर्मनी। यानी जो रूस है उन्होंने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि की थी। इसीलिए 56 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। ठीक है, 57 नंबर में आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आप लोग से दोस्तों कहा जा रहा है लेनिन ने बोल्शेविक दल का नाम बदलकर किस दल में परिवर्तित कर दिया। यानी जो बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप जो आपका दल मिला था उसका दल का जो नाम था वो क्या था? बोल्शेविक दल। लेकिन जो लेनिन थे उन्होंने इस बोल्शेविक दल का नाम बदलकर क्या रखा था, तो आपको दोस्तों बताना है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि 57 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उन्होंने आपके बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल को रख दिया था। इसीलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 58 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है यहाँ पर लेनिन का राष्ट्रीय झंडा किससे सुशोभित है। दोस्तों आपको बताना है जिस प्रकार से हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो 3 रंगों से सुशोभित है और साथ ही उसमें काला चक्र है जिसमें 24 ठो तिलिया है उससे सुशोभित है, जो ये बताता है कि हमें 24 घंटा ही हम निरंतर अपने आप को बिजी रखना है। उसी प्रकार से आपको ये बताना है कि जो लेनिन है उनका राष्ट्रीय झंडा किससे सुशोभित है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि उनका जो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय झंडा है वो हंसुआ और हथौड़े से सुशोभित है, इसीलिए 58 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 59 नंबर में दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। निम्न में से किनका कथन है? आपको दोस्तों उनका नाम बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो कथन है वो कहा था लेनिन ने। यानी कि जब लेनिन की आलोचना होने लगी, लेनिन की बुराई होने लगी, लोग लेनिन के बारे में गलत सही बोलने लगे, तो उस समय जो लेनिन थे उन्होंने अपने कथन के माध्यम से यह कहकर बोल दिया कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। इसीलिए 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग दोस्तों हमेशा याद रखिएगा किसने कहा था, तो लेनिन ने कहा था। 60 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? आपको दोस्तों बताना है कि जब नई आर्थिक नीति की जब घोषणा की गई थी वो कब की गई थी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो 60 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1921 ईस्वी में। इसीलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 61 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई? यानी कि जो लेनिन है उनकी जो मृत्यु है वो कितने समय में हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि लेनिन की जो देहांत है वो कब हुआ था। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो लेनिन थे वो 1924 ईस्वी में इस धरती को छोड़कर स्वर्गवास हो चुके थे। इसीलिए हम लोग 61 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 62 नंबर में आप लोग से यहाँ पर कहा जा रहा है स्टालिन की मृत्यु कब हुई? दोस्तों आपको बताना है 62 नंबर में जो स्टालिन है उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1953 ईस्वी में स्टालिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 63 नंबर में दोस्तों आप लोग से यहाँ पूछा जा रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपको दोस्तों उस वर्ष का नाम बताना था। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग जल्दी से देखकर ऑप्शन को बताइएगा कि 63 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आपके 63 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 64 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 64 का जो ऑप्शन नंबर डी है उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 65 नंबर में दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है यहाँ पर रास्पुटिन कौन था? आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो रास्पुटिन था वो था एक प्रकार का भ्रष्ट पादरी। ठीक है, तो इसीलिए 65 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 66 नंबर में दोस्तों आप लोग से पूछा जा रहा है माँ उपन्यास के लेखक थे, यानी आपको यहाँ पर बताना है कि जो माँ उपन्यास है उनके जो लेखक थे, उनके जो राइटर थे वो कौन थे। तो दोस्तों माँ उपन्यास के जो लेखक थे वो थे दोस्तों गोरकी। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। कौन? तो गोरकी। ठीक है, 67 नंबर में दोस्तों देखिएगा इसमें आप लोग से पूछा जा रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर चार्टिस्ट आंदोलन किया गया था। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को 67 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रिटेन में ही चार्टिस्ट आंदोलन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 68 नंबर में आप लोग से यहाँ पर कहा जा रहा है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? आपको दोस्तों उनका नाम बताना है। जो कोल खोज की योजना है ना वो किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों आपके 68 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 69 नंबर देखिएगा दोस्तों इसमें आप लोग से यहाँ पर कहा जा रहा है कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका जो स्थापना का जो उद्देश्य था वो क्या था आपको दोस्तों बताना है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कमिंटर्न की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था दोस्तों क्रांति का प्रचार करना। किसका? तो क्रांति का प्रचार करना। इसीलिए 69 का जो राइट ऑप्शन है उसे दोस्तों हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी को। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 70 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? यानी आपको बताना है कि जो सोवियत संघ जो रूस है उसका जो विघटन है वो कितने ईस्वी में कितने वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों 70 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन किया गया था। और रहा बात 71 नंबर का, तो दोस्तों इसे आप लोगों ने आगे दोस्तों इसी
वीडियो में आप लोगों ने जाना कि जो रोबोट ओवन थे वो कहाँ कराने वाले थे, तो वो थे दोस्तों ब्रिटेन के। कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में दोस्तों अगर पूछ दे कि रोबोट ओवन कहाँ कराने वाले निवासी थे और ऑप्शन दे दे ब्रिटेन का जगह ग्रेट ब्रिटेन, तो वो भी आपका बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो 71 का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, कहाँ का, तो ब्रिटेन का। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को इतिहास के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कुल जितने सारे दोस्तों आपके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे दोस्तों मैंने आप लोग को कवर करा दिया। अगर दोस्तों आप लोग को ये सारे प्रश्न आपके अच्छे लगे होंगे तो प्लीज दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा दोस्तों। ये काफी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर दोस्तों मैंने इस वीडियो का जो दोस्तों लिंक है वो पीडीएफ रूप में मैंने वहां पर दे दिया है दोस्तों, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जिन बच्चों को ये पीडीएफ प्राप्त नहीं हो पाती होगी तो दोस्तों अगर आप लोग से वहां पर कुछ मैसेज मांगेगा तो ओपन करने के बाद तो दोस्तों आप लोग केवल अपना नाम और अपना दोस्तों पता वहां पर लिख दीजिएगा और हमें सेंड कर दीजिएगा। मैं दोस्तों आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से कुल जितने सारे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।